हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पिछले क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे और उसका 2 मेथड सीखे थे। आप देखेंगे उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला से हम लोग ओम्स लॉ के स्टेटमेंट तक पहुंच सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग याद करें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे, E/m इंटू टाउ। इस टाउ को क्या बोलते हैं जी? तो टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है? तो इलेक्ट्रॉन जब मेटल के अंदर जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है तो 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक ना, पहले भी बतलाए हुए हैं। या आप एक बात और जानेंगे, 2 कॉलिजन के बीच जो पाथ फॉलो करता है ना, उस पाथ को हम लोग मीन फ्री पाथ भी बोलते हैं। यानी कि टाउ का मतलब हो गया कि उस मीन फ्री पाथ को कवर करने में कितना टाइम लगा। एक्चुअल में ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक ना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एवरेज निकाला हुआ आप डेरिवेशन में देखे ही थे। जाहिर है कैपिटल ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं। देखो माइनस से ये पता चला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट होगा। तो आप अगर स्केलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एरो नहीं लिखे तो माइनस का भी ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए अब जो है दूसरा मेथड जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए पढ़े, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या पढ़े थे जी? I/ANE। यही ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये पढ़े। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं I=VD/ANE। देखो इसमें कन्फ्यूजन जो सबसे ज़्यादा होता है इस एन पर। एन क्या है? तो कुछ स्टूडेंट बोल देता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ बोल देता है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या आप बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है? मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए एक फॉर्मूला हम लोग ये भी पढ़े थे। अब देखिए, अगर हम आपसे ये बोलें कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा, ठीक ना, इस कंडक्टर में I करंट का फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर का लेंथ है L। जाहिर है करंट का फ्लो जो है ना हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। आप तो जानते हैं कि कंडक्टर में करंट का फ्लो तभी होगा जब कोई पावर सोर्स यानी बैटरी वगैरह कनेक्ट करेंगे। मान लो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर निगेटिव टर्मिनल है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है दोनों एंड के बीच। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस across the 2 ends of conductor। ठीक, आप तो जानते हैं कि करंट का फ्लो उधर ही होता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी कि जाहिर है बैटरी के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सेट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। ठीक, अब देखें, जैसे ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। चलो यहाँ लिख भी देते हैं, ये इनिशियल पॉइंट और ये क्या हो गया जी? फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट याद करो, हम लोग पढ़े थे कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल माइनस ई डॉट आर।
पढ़े थे कभी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट में सीखे थे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में अगर माइनस हटाना चाहते हो तो इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल ई डॉट आर। और सोचो इनिशियल माइनस फाइनल, जाहिर है हायर पोटेंशियल है, लोअर है, अब पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है भी, तो इसको तो हम भी लिख दिए। और ई डॉट आर, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ से यहाँ जाओ जो डिस्प्लेसमेंट हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो एल है, और जाहिर है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो गया ई आर कॉस जीरो 1 होता, तो ई इंटू एल, ठीक ना, क्या हो गया ई इंटू एल। अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के इक्वल होगा, तो बतलाओ, तो V बाई एल बोल देंगे क्या, ठीक ना, यहाँ लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया V डिवाइडेड बाई एल, या यहाँ लिख दे रहे हैं स्पष्ट दिखे V डिवाइडेड बाई एल। चलो ये 3 रिलेशन हम लोग लाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ये भी ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी के हेल्प से। और ये एक बात सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ होता, ठीक। अब जो है मुझे काम करना है कि भाई ओम्स लॉ इसके हेल्प से कैसे आएगा, उससे रिलेटेड हम लोगों को वर्क करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जी, ये जो सेकंड है इसको लेकर के चलते हैं। आई इक्वल टू वी डी ए एन ई, थोड़ा बढ़िया से देखना, आई इक्वल टू वी डी, देखो वी डी को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो ई बाई एम टॉ ए एन ई, और ई को इलेक्ट्रिक फील्ड को वी बाई एल लिख सकते हैं, तो देखना ए एन ई स्क्वायर, देख लो ए एन ई स्क्वायर इंटू टॉ डिवाइडेड बाई एम इंटू ई, देख लो पहले अभी इसी को अरेंज के ई का वैल्यू अब रखते हैं। देखो तो आई इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह भी बाई एल लिख सकते हैं क्या, थोड़ा बढ़िया से देखना। तो भी कितना आ गया जी, भी आ गया एम इंटू एल डिवाइडेड बाई ए एन ई स्क्वायर टॉ इंटू आई। अब थोड़ा इस रिलेशन को रिलेट करो तो क्या कह रहा है, देखो जी m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है तो फिक्स वैल्यू है, l क्या है, कंडक्टर का लेंथ है, भी फिक्स वैल्यू है, a क्या है जी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अब कंडक्टर का एरिया तो बदल नहीं रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर कंडक्टर का बात करें तो n क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है ना वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, कॉपर रहेगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होता है, गोल्ड एल्युमिनियम सब में अलग। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये टाउ क्या है, तो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। देखो खास करके जो टाउ है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, मतलब कि मेटल को जब गर्म करेंगे ना तो कॉलिजन फास्ट होने लगता है, जल्दी जल्दी होने लगता है, तो जल्दी जल्दी होने लगेगा कॉलिजन, तो जाहिर है ये जो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा ना, दो कॉलिजन के बीच के टाइम को ही ना रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम जब घट जाएगा तो जाहिर है ये टर्म जो है, ये टर्म तो कांस्टेंट नहीं ना रहेगा। तो देखो जी बोलेंगे कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा, और अगर ये कांस्टेंट हुआ तो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के। देखो जी भी प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के, कब, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। याद करो तो पहले भी ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़े होंगे। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट इफ
टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब पोटेंशियल डिफरेंस I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग गुड कंडक्टर का बात करें तब टेम्परेचर का भी इफेक्ट अलग अलग जगह पे सेमीकंडक्टर पे अलग होता है, वो सब बाद में हम लोग बात करेंगे। तो याद करें, ऐसे हम लोग आगे ओम्स लॉ लिखेंगे कि ओम्स लॉ में भी प्रोपोर्शनल टू I करते थे और इक्वल टू साइन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के R देते थे, R को ही रेजिस्टेंस का, यानी इनडायरेक्ट वे में समझ लो यही रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो गया, ठीक ना, यही हो गया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पर डिपेंड करेगा, तो जाहिर है टॉप पे डिपेंड करेगा, R के जगह पे यही ना आ गया। तो खैर इसका चर्चा करते हैं। इतना तो आप समझ गए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ही फॉर्मूला से हम लोग एक तरह से ओम्स लॉ को प्रूफ कर दिए ना, ये प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ हो गया कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो चलिए पहले इसको लिखें। हाँ जी, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जैसा कि बतलाए कि V इक्वल टू R इंटू I होता है, यानी यही जो टर्म है ना वो रेजिस्टेंस के रोल में, यानी बस इसी इक्वेशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। V इक्वल टू M इंटू L ANE स्क्वायर टॉ इंटू I, यानी इनडायरेक्ट आप समझें कि ये जो टर्म है ना उसी को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक। अब सोचो तो ये जो रेजिस्टेंस हम निकाले M डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टॉ इंटू L बाई A, थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो हम लोग रेजिस्टेंस निकाले वो क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ पे, ठीक ना, कंडक्टर जो है उसके लेंथ पे। सपोज करो L लेंथ का एक कंडक्टर है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। देखो ऐसे भी रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, विरोध ना। तो करंट जितना ही दूर तक जाएगा, यानी लेंथ इसका जितना ही ज़्यादा होगा, उसको उतना ही विरोध का सामना करना पड़ेगा। और देखो एरिया जितना ही बड़ा होगा, जैसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो अगर वाटर का ही फ्लो कराना है तो आसान काम होगा कि नहीं। अगर बहुत पतला सा पाइप है और ज़्यादा अमाउंट में वाटर पास कराना है तो मुश्किल होगा कि नहीं। यानी कि जितने ज़्यादा एरिया होगा करंट उतना ही आसानी से पास करेगा। यानी रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही बुक में ऐसे लिखा रहता है, प्रोपोर्शनल R प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। देखो ये जो टर्म है ना, ये टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट। M तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो कभी बदलना नहीं है, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बदलना। N क्या है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। यानी ये जो टर्म है वो दो चीज पे डिपेंड करेगा, मेनली दो चीज पे डिपेंड करता है, एक मटेरियल कैसा है और दूसरा रिलैक्सेशन टाइम क्या है। तो जान रहे हो टेम्परेचर को अगर बढ़ा घटा दोगे तो रिलैक्सेशन टाइम बदल जाता है। तो देखो ये जो टर्म है ना, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, यानी रो हो गया M डिवाइडेड बाई N E स्क्वायर इंटू टॉ, और इसको नाम दिया जाता है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, देख लो ये जो टर्म रो है, इस रो को लेंथ और एरिया से कोई लेना देना नहीं है। क्या चीज से मतलब है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। तो आप यहां बोल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन
टेम्परेचर एंड मटेरियल। थोड़ा समझना, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो स्पेशली किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। उसको लेंथ एरिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से रिलैक्सेशन टाइम बदल जाता है, और डेंसिटी ऑफ, अगर मटेरियल बदल देंगे तो डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बदल जाता है। तो देखो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बोल देते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हम लोग कांस्टेंट कौन देते हैं, रो। इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। जैसे अगर तुमसे कोई ये पूछे कि कॉपर है 1 मीटर लेंथ का, कॉपर वायर है 1 मीटर लेंथ का, और एक कॉपर वायर है 2 मीटर लेंथ का, रेजिस्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, तो बोलेंगे रेजिस्टिविटी दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों तो कॉपर ही ना है। कारण कि रेजिस्टिविटी को मतलब जो है वो मटेरियल से है, वो 1 मीटर है कि 2 मीटर है इससे नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस को मतलब लेंथ से भी है, एरिया से भी है, और टेम्परेचर से भी है। ठीक है, तो हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर जो है उस पर वो कैसे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोगों को पढ़ना है। तो फिलहाल ये बात तो आप समझ गए कि कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसका हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, रो एल बाई ए। ठीक है, तो पहले ऐसा करें, ये तो आप ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं, इसको मिटा देते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे आप बोल सकते हैं जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा वो विरोध करेगा। कुछ बात इससे में और सीख ले तो बेहतर होगा। जैसे आपसे पूछा जाए ना रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, देखो एक चीज़ और यहाँ पे पहले, जैसे V इजकल टू आर आई लिखे ना, तो R इजकल टू V बाई आई लिख सकते हैं कि नहीं, इसी को ना रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, कोई पूछे ना रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या है, तो V बाई आई, ये भी गलत नहीं है, V बाई आई। लेकिन अगर हम लोग लेंथ रेजिस्टिविटी एरिया के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो एल बाई ए, और जानना है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक ना, रो जो है मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब आइए, अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट डायमेंशन क्या होगा, तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ध्यान से देख। जैसे R इजकल टू है V बाई आई, ठीक ना, ये भी ऑल टाइम डिफाइंड फार्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल करंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा जी, तो V हो गया वोल्ट और I हो गया एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम बोलते हैं, इसी को जो है ना दूसरा नाम है ओम, और इसका सिंबल हम लोग इस तरह से दे देते हैं, ओम। अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशनल इक्वेशन क्या, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो देखें पहले वोल्ट, याद करो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, और वोल्ट होता है जूल पर कूलम, और जूल हम लोग पढ़ते थे ml⁻2T -2, कूलम हो गया I × T, तो ml⁻2T -3 I -1। ठीक, तो वोल्ट ml⁻2T -3 I -1, ठीक है ना। अब देखो डिवाइडेड बाई, तो वोल्ट का निकला, डिवाइडेड बाई एम्पियर यानी I, तो क्या लिख देंगे ml⁻2T -3 I पावर। यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर सिंबल पूछा जाए, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, तो देखें
रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे देंगे, इस तरह से जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, या इसका सिंबल ऐसे भी दे सकते हैं, इस तरह से बॉक्स बना दिए, 2 ठो लीड ऐसे निकाल दिए, तो इसको भी जो है हम लोग रेजिस्टेंस का सिंबल समझ सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो बुक है वो इसी सिंबल को प्रयोग में लाता है। अब देखो एक टर्म हो, जैसे रेजिस्टेंस बोले ना, तो वैसे ही एक टर्म होता है कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस के उल्टा कंडक्टेंस है, मतलब जो जितने ज़्यादा विरोध करेगा, मतलब जितने ज़्यादा जिसका रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। वैसे ही रेसिस्टिविटी के उल्टा होता है कंडक्टिविटी, यानी जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी कम होगा। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहले आप क्या करें कि इसको लिख लें। देखो एक टर्म होता है कंडक्टेंस, जाहिर है कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के उल्टा हो गया। बोलेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। देखना, जैसे कंडक्टेंस को G से डिनोट किए हुए हैं, तो ये हो गया 1/R। नहीं, कंडक्टेंस जो है वो 1/R हो गया, रेसिप्रोकल उल्टा कर दो 1/R। तो जैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ एरिया पे, तो जाहिर है कंडक्टर भी उसी पे डिपेंड करेगा। बस इतना ही हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा। तो अगर पूछा जाए ना यूनिट ऑफ, ठीक ना, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, तो जाहिर है इसका यूनिट हम लोग बोले, रेजिस्टेंस का यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, तो ये हो जाएगा एम्पियर पर वोल्ट। या ये कहो हम लोग बोले इसका यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम बोले, तो ये 1/ओम हो गया। देखो इस 1/ओम को ही एक दूसरे मेथड से हम लोग ऐसे लिख देते हैं, MHO, महो, ठीक ना, 1/ओम को ही महो लिख देते हैं। और जैसे ओम का सिंबल ऐसे दिए थे, तो महो के लिए इसी को उल्टा कर देते, ऐसे कर देते, है ना। तो कंडक्टेंस का यूनिट डायमेंशन निकल गया, क्योंकि आर का मालूम था ही, उसी को उल्टा कर दिए। अब चलो अगर पूछा जाए डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कंडक्टेंस क्या हो, ठीक ना, कंडक्टेंस का डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल इक्वेशन जान रहे हो, 1/R करना है ना, तो 1/R। आर का डायमेंशनल इक्वेशन देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ML पावर 2 T पावर -3 I पावर -2। बस इसको ऊपर ले जाओ तो M टू दी पावर -1 L टू दी पावर -2 T टू दी पावर 3 +3 I टू दी पावर 2। यही ना हो गया कंडक्टेंस का। इसी तरह से जैसे अभी हम लोग रेजिस्टिविटी पढ़ें, अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी के लिए हम लोग यूनिट डायमेंशन क्या लिखेंगे, ठीक है, आइए हम लोग काम करते हैं। पहले रेजिस्टिविटी के, तो हम लोग अब रेजिस्टिविटी का यूनिट डायमेंशन अगर सीखें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे अभी आप पढ़े R = ρL/A, तो रो जो है R × A/L। अब कोई पूछे आपसे कि यूनिट ऑफ रो क्या होगा, रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो R का तो आप जानते हैं कि ओम होता, एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, यानी ये क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। अगर डायमेंशनल इक्वेशन लिखना हो तो ओम क्या है, तो ओम का डायमेंशनल इक्वेशन जो है, देखो अभी हम लोग 1/ओम
लिखे थे ना, तो m l पावर 2 t पावर -3 I पावर -2 इंटू मीटर है यानी l, m l पावर 3 t पावर -3 I पावर -2। फिर इसी तरह से हम लोग कंडक्टिविटी के लिए बात करेंगे, तो पहले आप इसको लिख। तो एक टर्म होता है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल जो है इसको बोलेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक ना, रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। यानी सिग्मा जो हो गया 1/ρ, ठीक ना, कंडक्टिविटी 1/ρ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे रेजिस्टिविटी के तो ऐसा फॉर्मूला लिखते थे कंडक्टिविटी, तो इसी को उल्टा लिख दो। क्या लिख देंगे? NE² टॉ डिवाइडेड बाई m। यही ना हो गया। जाहिर है जब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो कंडक्टिविटी भी टेम्परेचर पे, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अलग अलग मटेरियल का फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होता है, रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होता है। नहीं, जैसे देख लो, जो मटेरियल जितना ही बेहतर होगा, जो मेटल बेहतर कंडक्टर होगा, यानी जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, आसानी से करंट पास करे, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसमें उसका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी कॉलिजन नहीं करता है। जितना ही ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि मेटल वगैरह के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जल्दी जल्दी कॉलिजन हो जाता है, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, ये तो बात हम लोग समझ गए। लेकिन अगर पूछा जाए कि यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी बतलाइए क्या होगा, तो 1 रेजिस्टिविटी का यूनिट अभी आप पढ़े हैं ना, ओम मीटर। तो 1 ओम मीटर, आप इसी को ओम को ऊपर लेकर के चले जाइए तो ओम पे पावर -1, मीटर पावर -1, या इसी ओम को सिखाए जैसा कि MHO महो लिख सकते हैं। ठीक ना, पावर -1 है, 1 ओम को आप महो लिख सकते हैं मीटर -1, या आप इस महो का सिंबल जो है इस तरह से लिखें मीटर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। जहाँ तक सवाल है डायमेंशनल इक्वेशन का, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कंडक्टिविटी, तो आप समझ ही रहे हैं इसके लिए कुछ नया तो करना है नहीं, ऑलरेडी हम लोग रेजिस्टिविटी का निकाले हुए हैं। तो 1 रेजिस्टिविटी को ही ना कंडक्टिविटी बोलते हैं, तो ML टू दी पावर 3 T टू दी पावर -3 I टू दी पावर -2। अब बस केवल ऊपर ले जाइए, साइन को चेंज कर दिए, m टू दी पावर -1 L टू दी पावर -3 T टू दी पावर +3 I टू दी पावर 2 है ना। ये हो गया कंडक्टिविटी का यूनिट एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो चलिए इसको भी अब लिख लें और आगे हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ को। चलिए अब हम लोग पहले ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को लिखते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पहले भी आप पढ़े हुए हैं। जैसे कोई भी कंडक्टर है, ठीक ना, मान लो करंट का फ्लो इधर हो रहा, I करंट का फ्लो हो रहा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड के क्रॉस जो है ना V। मान लो इस एंड को हम M बोले और इस एंड को N बोले, तब M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस
at constant temperature potential difference between the two ends of a conductor is directly proportional to the इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा करंट का फ्लो होगा, प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, V प्रोपोर्शनल टू I। और इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हम लोग कांस्टेंट देते हैं और बोलेंगे क्या कि R इज a constant which is called resistance of conductor। ठीक ना, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, ये तो हम लोग अभी रेजिस्टेंस निकालना सीखे ही थे V/I करके। एक चीज ये देखो, क्या R वास्तव में हमेशा कांस्टेंट होता है? तो बोलेंगे कि नहीं, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर बदल रहा हो तो आर भी बदलने लगेगा। इसीलिए यहाँ क्या मेंशन कर दिया गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर रहने पे उसका रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी में चेंजिंग नहीं होता है। अगर लेंथ और एरिया में कोई चेंजिंग नहीं हो तब इसका रेजिस्टेंस फिक्स रह जाता है। यानी कोई भी पर्टिकुलर कंडक्टर का आप बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जितना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कीजिएगा दोनों एंड के बीच, उतना ही जो है आसानी से उसमें करंट, मतलब कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। ये समझो, अगर हम लोग V और I का ग्राफ खींचें तो देखो I पे पावर क्या है 1, तो इधर हो गया V, इधर I पर पावर 1 है तो ग्राफ कैसा होगा? तो जाहिर है ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। और इसका जो स्लोप है, ध्यान से देखें, tan थीटा जो है किसके इक्वल होगा? आर्क। ठीक ना, I में जो मल्टीप्लाई रहता है ना, इसको स्लोप बोलते हैं। tan थीटा हो गया आर के इक्वल। लेकिन याद रखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो ग्राफ है ना, वो ऑल टाइम ऐसा ही और ऑल टाइप ऑफ मटेरियल के लिए ऐसा ही नहीं होता। जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, जंक्शन ट्रांजिस्टर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में डायोड, ट्रायोड, ये सब जो वॉल्व है उस सब में ये इस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब तब ये इक्वेशन वैलिड नहीं होता है, तो वहाँ तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो जिसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ये जो ग्राफ खींचा गया किसके लिए? फॉर ओमिक कंडक्टर, या हम लोग लीनियर सर्किट भी बोलते हैं। जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर सर्किट। ठीक है, तो ये तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ओम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है, ये कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट को सीखते हैं। पहले आप इसको लिखें। हाँ जी, तो ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या क्या? एक तो ये जाने कि जो गुड कंडक्टर है, मेनली ओम्स लॉ उसी में वैलिड होता है जब उसका फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहे तब। ये ओम्स लॉ न्यूटन्स लॉ के तरफ फंडामेंटल लॉ नहीं है। देखो इसीलिए लिख दिए हैं, ओम्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशन एज इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर लाइक न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ के तरह नहीं है कि हमेशा जो है वो वैलिड है। देखो फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया है, इट इज़ फॉलोड बाय अ मेटेलिक कंडक्टर ओनली व्हेन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एक्सेट्रा आर कांस्टेंट और अनचेंज। फिर देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ, इट इज नॉट ओबेड बाय अ सेमी कंडक्टर डिवाइस। सेमी कंडक्टर एक चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जंक्शन ट्रांजिस्टर वगैरह या डायोड, ट्रायोड,
कुछ ऐसा सर्किट होता है ना जो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि आप अगर इधर पॉजिटिव दिए इधर निगेटिव दिए तो करंट का फ्लो हो रहा। जैसे मान लो अगर ये मेटल के रहे, पेन मेरा मेटल के बना रहे, तो अगर इधर आप हायर पोटेंशियल इधर दिए लोअर तो करंट इधर फ्लो होगा, अगर इधर हायर कर दिए इधर लोअर तो करंट इधर होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में डायोड वगैरह में क्या होता है कि आप अगर इधर हायर इधर लोअर किए हैं तो करंट पास कर रहा है, लेकिन उल्टा किए तो वो करंट जो है उल्टा डायरेक्शन में नहीं होता है, मतलब कि वो यूनिडायरेक्शनल होता है। जो हम लोग रेक्टिफायर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। वो ऐसे सर्किट को नॉन लीनियर सर्किट भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ लिख दें, इट इज़ नॉट ओबेड बाई अ सेमी कंडक्टर डिवाइसेज लाइक डायोड, ट्रायोड, जंक्शन, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा। एक लाइन लिखा हुआ है, दिस लॉ कैन नॉट अप्लाइड टू यूनिलैटरल या नॉन लीनियर नेटवर्क्स। नॉन लीनियर नेटवर्क्स उसी को बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक ना। और यूनिलैटरल मतलब हो गया कि यूनिडायरेक्शनल, एक फिक्स डायरेक्शन के लॉन्ग जिसमें करंट जाएगा, वो दोनों तरफ से करंट पास करने वाला सर्किट नहीं रहता है, तो वहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो ठीक है, तो आज जो है हम लोग अभी इतना ही सीखेंगे। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे करंट डेंसिटी से रिलेटेड और कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस उससे रिलेटेड, फिर प्रॉब्लम्स पे भी आएंगे। तो आज जो है इसको इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।